आरएएस प्री परीक्षा हेतु हमने टेस्ट सीरीज के लिए जो वीडियो लेक्चर की सीरीज आरंभ की है, आज हम उस श्रृंखला में वीडियो लेक्चर पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। और इस भाग में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के एक एक टॉपिक को शामिल किया है तथा राजस्थान की संस्कृति से संबंधित बोली एवं भाषा टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो इन तीनों टॉपिक्स में काफी सारा मैटर है, तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि हम इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और बहुत शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इन तीनों ही वीडियो लेक्चर्स पर आधारित एक ओरिजिनल टेस्ट सीरीज बनाएंगे और जिसमें आप लोग शामिल होंगे। उसके लिए हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं और आरएएस परीक्षा में अपने सिलेक्शन को पूरी तरह से श्योर बना सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेरोजगारी। सबसे पहले हम समझेंगे बेरोजगारी वाले टॉपिक में मानक रोजगार वर्ष क्या होता है, यानी रोजगार की परिभाषा क्या है और रोजगार का जो विपरीत है वह बेरोजगार होता है और उस कॉन्सेप्ट को बेरोजगारी कहा जाएगा। भारत सरकार ने मानक रोजगार वर्ष, स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट ईयर को परिभाषित किया है अपने गजट में कि यदि कोई व्यक्ति साल के 365 दिन में से कुल 273 दिन 273 डेज प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य करता है, तब वह पूरी तरह से रोजगार में संलग्न माना जाएगा। यानी भारत सरकार ने रोजगार की परिभाषा बताई है कि जो भी व्यक्ति एक साल में कुल 273 दिन 273 डेज तक प्रतिदिन 8 आवर्स 8 घंटे श्रम करता है, उस व्यक्ति को मानक दृष्टि से रोजगार में संलग्न व्यक्ति माना जाएगा। और इसी के आधार पर भारत सरकार फिर आगे व्यक्त कर रही है कि श्रम शक्ति क्या होता है, मैन पावर क्या है। श्रम शक्ति के लिए भारत में जनसंख्या के एज ग्रुप को, आयु वर्ग को सेलेक्ट किया गया है, यानी 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे या बालक कहा जाता है और उन्हें श्रम शक्ति का पार्ट नहीं माना जाता है। इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी श्रम शक्ति या मैन पावर का हिस्सा नहीं माना जाता है क्योंकि वो भी आश्रित जनसंख्या का हिस्सा होता है। इस प्रकार 15 वर्ष से अधिक आयु के तथा 65 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को श्रम शक्ति या मैन पावर कहा जाता है और इनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 65% है, 65% है। चूंकि यह भारत की कुल जनसंख्या में आधे से अधिक है, इसलिए भारत में इसे जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। और भारत इस पर काफी गर्व करता है कि भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा वर्ग में है और ऐसी स्थिति में हम इस युवा जनसंख्या को यदि आर्थिक गतिविधियों और उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करते हैं, निवेशित करते हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 से 3 गुना की अधिक वृद्धि हो सकती है। इसलिए भारत सरकार इसे बार बार जनसंख्या के लाभांश की स्थिति, जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड व्यक्त करती है। किंतु ये तो एक कल्पना हुई, यदि तब तक हम इसे वास्तव में देश की उत्पादक गतिविधियों में निवेशित नहीं करते हैं, उस समय तक यह हमारे लिए एक बोझ एवं आश्रित जनसंख्या ही मानी जाएगी। यद्यपि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस श्रम शक्ति को ट्रेन करने के लिए और इसे विभिन्न प्रकार के हुनर एवं कौशल स्किल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आरंभ किया गया है। ये श्रम शक्ति की परिभाषा हुई। आपको ये डेटा याद रखना है, प्री परीक्षा में पूछा जाता है। श्रम शक्ति में केवल 15 से 65 आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की परसेंटेज देश की कुल जनसंख्या में लगभग 30% है और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का परसेंटेज देश की कुल जनसंख्या में लगभग 5% है। इस प्रकार इन दोनों आयु वर्गों का परसेंटेज
कुल जनसंख्या में 35% हुआ और इसे आश्रित जनसंख्या या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। श्रम शक्ति का अर्थ क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आश्रित जनसंख्या क्या होती है। तो भारत में जो आश्रित जनसंख्या है उसका हिस्सा भी काफी अधिक है, जबकि विकसित देशों में यह उतना नहीं होता है। इसलिए भारत में आश्रित जनसंख्या के कारण अधिकांश संसाधन उपभोग में काम आ जाते हैं और निवेश के लिए हमारे पास अधिक धनराशि शेष नहीं बचती है। इसके बाद भारत सरकार ने आगे इसमें पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो श्रम शक्ति है उस श्रम शक्ति को रोजगार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यदि श्रम शक्ति का संपूर्ण भाग प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक और 8 घंटे तक कार्य करता है तब उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति में कहा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पूर्ण रोजगार कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है, इसका अर्थ यह है कि वह 4 से 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है 273 दिन तक। और यदि वह व्यक्ति 4 घंटे से कम किंतु 1 घंटे से अधिक अर्थात 1 से 4 घंटे के बीच में प्रतिदिन कार्य करता है 273 दिन तक, तब उसे अर्ध रोजगार सेमी एम्प्लॉयड कहा जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है तब उसे प्रतिदिन के हिसाब से पूरी तरह से बेरोजगार कंप्लीट या फुली अनएम्प्लॉयड पर्सन पूर्ण बेरोजगार व्यक्ति कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, रोजगार और बेरोजगार में संलग्न व्यक्तियों को भारत सरकार के गजट के अनुसार आर्थिक समीक्षा के अनुसार इस प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी तक का जो डिस्क्रिप्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला पार्ट है बेरोजगारी की दर और रोजगारी की दर में भारत में संबंध क्या है। अब देखिए, यहां से इस देश की समस्या का हमें एक वास्तविक यथार्थ चित्र प्राप्त होगा। भारत में प्रतिवर्ष रोजगार सृजन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन 1 से 2% होता है। यानी हम पूरी एफर्ट के साथ 1 से 2% ही रोजगार के अवसर सृजित कर पाते हैं, जबकि भारत में प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या 6 से 7% बढ़ जाती है। यानी 6 से 7% लोग रोजगार की डिमांड करते हैं, जबकि हम उन्हें केवल 1 से 2% रोजगारी उपलब्ध करा पाते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष के हिसाब से लगभग 5% व्यक्ति भारत में बेरोजगार हो जाते हैं। तो हर साल लगभग 4 से 5% व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार ये बेरोजगारी की जो दर है प्रतिवर्ष पुरानी वाली बेरोजगारी में जुड़ जाती है। इससे हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक बेरोजगारी या पुरानी बेरोजगारी या बैकलॉग वाली बेरोजगारी कहा जाता है। ये लाइन आईएएस एग्जाम में जीएस के पेपर में पूछी जा चुकी है। क्रॉनिक बेरोजगारी पिछली बेरोजगारी का ऐसा भाग जो पूरी तरह से रोजगार प्रक्रिया से बाहर है और जिसमें हर साल नए बेरोजगारों की संख्या जुड़ जाती है, उन्हें पुराने बेरोजगार या क्रॉनिक बेरोजगार कहा जाता है। अगला इसमें पार्ट है कि भारत में बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है। द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी को 3 विधियों के द्वारा मापा जाता है या 3 आधारों पर मापा जाता है। पहला है चालू स्थिति या दैनिक स्थिति पर बेरोजगारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एट द करंट डेली स्टेटस। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर 1 घंटे का भी कार्य प्राप्त नहीं करता है तब उसे प्रतिदिन के हिसाब से या चालू समय के हिसाब से बेरोजगार माना जाएगा। दूसरी विधि है साप्ताहिक स्थिति के आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट एट वीकली स्टेटस। साप्ताहिक स्थिति के आधार पर इस विधि के द्वारा हम यह जांचते हैं कि पिछले सप्ताह में यदि किसी व्यक्ति को एक भी दिन प्रतिदिन के हिसाब से 1 घंटे का भी रोजगार या कार्य नहीं मिला तब उसे पूरे सप्ताह पर बेरोजगार मान लिया जाता है। और तीसरी विधि है सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एट
यूजुअल स्टेटस, इस विधि के अंतर्गत हम इस बात की जांच करते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष यदि प्रतिदिन के हिसाब से 1 घंटे का रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसे सामान्य रूप से या पूरे वर्ष की दृष्टि से बेरोजगार मान लिया जाता है। इस प्रकार भारत में बेरोजगारी को मापने की 3 विधियां काम में ली जाती हैं। इसके बाद है भारत में और विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी का स्वरूप, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है या संरचना है वो संरचनात्मक प्रकार का है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ऐसी है कि उसकी कमजोर संरचना के कारण ही भारत में बेरोजगारी पाई जाती है। संरचना ही वीक है, कमजोर है इस देश की, इसलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों की संरचना कमजोर होने के कारण यहाँ पर 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों की संरचना कमजोर है, इसलिए वहां पर बेरोजगारी अलग टाइप की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना कमजोर है, इसलिए वहां पर बेरोजगारी भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में संरचनात्मक कमजोरी के कारण जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में डिसगाइज्ड या अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना इतनी कमजोर है कि उस अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए दिखाई देते हैं, जबकि आवश्यकता नहीं है, मजबूरी बस, व्यवस्था बस, अतिरिक्त या आधिक्य की स्थिति में लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संलग्न होते हैं। यदि हम उन व्यक्तियों को हटा दें तब भी उत्पादन की सीमांत दर प्रभावित नहीं रहेगी, यानी उत्पादन उतना ही होगा। यानी यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है तो 10 बीघा जमीन को एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर मशीनरी के माध्यम से पूरा कर सकता है, जबकि उस 10 बीघा जमीन में कम से कम 4 लोग रोजगार की दृष्टि से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो इसमें छिपे हुए हैं, जबकि यह आवश्यक नहीं है। उन 4 लोगों के शामिल होने से उत्पादन की दर में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से लगे हुए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौसम जलवायु पर आधारित होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल के समय हमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया दिया जाता है, और जब भारत में मानसून कमजोर होता है, रबी और खरीफ की फसल कमजोर हो जाती है, तब रोजगार के अवसर कमजोर हो जाते हैं। मौसम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होता है। अनुकूल मौसम की स्थिति में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में रोजगार के अवसर घट जाते हैं। इसी प्रकार भारत के शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो शहरी क्षेत्र की कमजोर संरचना के कारण है, और यह भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे शहरी अर्थव्यवस्था में शिक्षित बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी अर्थव्यवस्था में पढ़े लिखे लोग अधिकतम मात्रा में बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं, क्योंकि जितने लोग शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सरकार से रोजगार की डिमांड करते हैं, सरकार उस अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती है। और शहरी अर्थव्यवस्था में खुले रूप में ऐसे व्यक्ति जिनके पास वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुरूप किसी प्रकार का कौशल, हुनर नहीं है, वो खुले रूप में ओपन अनएम्प्लॉयड पर्सन के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें कभी कभार डेली बेसिस पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप देखेंगे। पहली बात, विकसित देशों में बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, फिर भी अगर हमें वहां पर बेरोजगारी को समझना हो तब विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, और वो 2 प्रकार की होती है। पहला चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा घर्षण बेरोजगारी। चक्रीय या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसका अर्थ होता है विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर करती है,
यानी ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था होती है, सरप्लस इकोनॉमी, और ये देश आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं। और जब कभी इन देशों के निर्यात की मांग अन्य देशों में घट जाती है, तब उसी अनुपात में इनका व्यापार चक्र प्रभावित होता है और उत्पादन की दर धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए व्यक्तियों को रोजगार प्रक्रिया से टेम्परेरी बेसिस पर हटा दिया जाता है, और जब व्यापार चक्र फिर से ठीक हो जाता है तब इन्हें पुनः रोजगार में ले लिया जाता है। इस प्रकार वास्तव में यह बेरोजगारी हुई नहीं, केवल ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र में गिरावट आने से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है। और दूसरा स्वरूप है विकसित देशों में घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षण बेरोजगारी का अर्थ होता है, यानी विकसित राष्ट्रों में एक व्यक्ति बेटर जॉब की तलाश में पहले वाली नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी की जब तलाश करता है, इस अवधि में वह 15 दिन से 1 महीने तक बेरोजगार रहता है, जब तक उसे वर्तमान रोजगार की तुलना में ज्यादा बेहतर रोजगार नहीं मिल जाता। इस बीच में वह बेरोजगार बना रहता है, और यह अवधि अधिकतम 15 दिन से 1 महीने की हो सकती है। इस प्रकार यह भी टेम्परेरी बेरोजगारी हुई। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी पाई नहीं जाती है, और बेरोजगारी जैसी जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, यह भारत जैसे विकासशील देशों में या थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व के कमजोर, अल्प विकसित और पिछड़े हुए देशों में ही पाई जाती है। और बेरोजगारी से संबंधित जितना भी हमने अभी डिस्क्रिप्शन आपके लिए प्रस्तुत किया है, इसके आधार पर आप बेरोजगारी के कारण, कॉज और फैक्टर्स की खोज कर सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में बेरोजगारी बनी हुई है। पहला कारण है अर्थव्यवस्था की संरचना का कमजोर होना। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र काफी कमजोर स्थिति में है। इन तीनों क्षेत्रों की फ्लेक्सिबिलिटी देश की मांग के अनुरूप नहीं है। दूसरा कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और उन्नत तकनीक का निवेश या प्रभाव उस अनुपात में नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण यह है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि अनियमित रूप से बढ़ रही है, और उस अनुपात में हम रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत में बेरोजगारी बनी हुई है, और बेरोजगारी की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति बेरोजगार होता है, दीर्घ काल में जाकर के वह निर्धन, गरीब बन जाता है, और वहीं से निर्धनता एक अलग चैप्टर का विकास होता है। और जो व्यक्ति निर्धन बन जाता है, वो आगे आकर के भूखमरी और कुपोषण का शिकार होता है। और ऐसे व्यक्तियों की तादाद, संख्या जब किसी देश में अधिक बढ़ जाती है, तब उस देश की पहचान गरीब एवं निर्धन राष्ट्र के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो बेरोजगारी से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये थी। इसे आप अच्छे से समझ करके याद कर लेंगे। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग इसी संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और हमने नेक्स्ट पार्ट लिया है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पहला चैप्टर है राजस्थान की राज्य आय या राज्य की जीडीपी क्या है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि राजस्थान राज्य की जीडीपी, जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या है, और इस आधार पर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार का कंक्लूजन अथवा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में या जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान व्यक्त किया गया है। राजस्थान की जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 26% है, यानी राज्य की आय में 26% इनकम प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, वन क्षेत्र, मत्स्य पालन शामिल होते हैं, और इसे प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह
किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का प्रथम आधार होता है। कोई भी राष्ट्र प्राथमिक रूप से इन्हीं के आधार पर उत्पादन संबंधी कार्यों को पूरा करता है और वह सबसे पहले प्रकृति के द्वारा इन्हीं प्राथमिक वस्तुओं को उपहार के रूप में प्राप्त करता है। तो प्रथमतः या सर्वप्रथम इन्हीं से किसी राज्य की जीडीपी आरंभ होती है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर अथवा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किंतु इस क्षेत्र की कमी यह है कि यदि कोई राज्य अथवा देश प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर करता है तब उसे पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से उत्पादन करने के लिए अधिकतम तकनीक और मूल्यवर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि प्राथमिक जो वस्तुएं हैं वो अधिकांशतः प्रकृति द्वारा वरदान के रूप में प्रदान की होती हैं और हम अगर जीवन भर प्राकृतिक उपहारों पर निर्भर रहेंगे तब इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति या छात्र जीवन भर माता पिता के धन पर निर्भर रहे और अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का प्रयोग करके अपना कोई आत्मनिर्भर आधार ना बनाए तब उस व्यक्ति के जीवन को अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई राज्य प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, इसे उस राज्य का पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है। सेकंड पार्ट है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान राजस्थान की जीएसडीपी में 29% है। 29% इनकम हमको सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त होती है। द्वितीयक क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से विकसित होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है और प्राथमिक के बाद में ही आता है, उसे कहते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कच्ची सामग्री, कच्चा माल प्राप्त होता है उस पर आधारित सेकेंडरी सेक्टर में मूल्यवर्धन किया जाता है। यानी द्वितीय क्षेत्र में हम शामिल करते हैं निर्माण, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, खनन, माइनिंग्स और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। यानी ये सभी चारों सेक्शन प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, क्योंकि जब हम निर्माण करते हैं, सड़क का निर्माण करना है, मकानों का निर्माण करना है, तब इसके लिए रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आएगा, चाहे वो सीमेंट है, बजरी है, मिट्टी है या लकड़ी है, तो सब प्राइमरी सेक्टर का है। इसलिए द्वितीय क्षेत्र कहा जाएगा इसको। प्राइमरी क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में हम फैक्ट्री, कारखानों को शामिल करते हैं। तो फैक्ट्री, कारखानों में जो भी वस्तु बनाई जाती है उस वस्तु के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है। यही कारण है कि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण ही इसे इस रूप में संबोधित किया जाता है। राजस्थान में द्वितीय क्षेत्र की स्थिति भी कमजोर बनी हुई है, इसे बहुत बेटर नहीं कहा जा सकता। राजस्थान की जनसंख्या 6.5 करोड़ से भी अधिक है और ऐसी स्थिति में राजस्थान में सेकेंडरी सेक्टर की पोजीशन कमजोर दिखाई दे रही है। 6.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे यहाँ द्वितीय क्षेत्र को और मजबूत होना चाहिए। तो द्वितीय क्षेत्र मजबूत कैसे हो सकता है, इस संबंध में राज्य सरकार विदेशी निवेश और स्वदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है तथा उत्पादन एवं रोजगार हेतु अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक प्रबंधकीय कौशल को इनवाइट किया जा सकता है और इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए। तीसरा पार्ट है तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। राजस्थान की जीएसडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 45% है, लगभग 45%। और तृतीयक क्षेत्र की स्थिति राजस्थान में थोड़ी सी संतोषजनक दिखाई देती है। तृतीयक क्षेत्र को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के बाद में अथवा उनके समानांतर विकसित होता है और इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, क्योंकि यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को उत्पादन हेतु
वित्तीय, तकनीकी, परिवहन एवं बीमा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में यदि किसान कृषि में अधिकतम उत्पादन करना चाहता है, तब इस हेतु किसान को वित्तीय संसाधन के रूप में लोन चाहिए और उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क चाहिए तथा मंडी से संपर्क के लिए संचार सुविधा चाहिए और फसल का बीमा सुविधा चाहिए। ये सभी सेवाएं तृतीय क्षेत्र का बैंक, परिवहन विभाग, संचार विभाग और बीमा विभाग ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन करने वाला किसान तृतीय क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करके उत्पादन संबंधी कार्य को पूरा करता है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगपति, पूंजीपति तृतीय क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की वित्तीय, तकनीकी सेवाएं प्रदान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र इन दोनों को सेवाएं प्रदान करता है, किंतु किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। अब अगर आप भारत से तुलना करेंगे, तब भारत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान 65% के आसपास पहुंच गया, जबकि राजस्थान में 45% है, जो काफी कमजोर है। और विकसित देशों में अगर आप देखेंगे, तब तृतीय क्षेत्र का योगदान वहां की जीडीपी में 80% होता है, इसलिए उन्हें विकसित देश कहा जाता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान को अभी विकसित राज्य बनने के लिए एक लंबी छलांग लगानी है, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, और ये तभी होगा तब जब राज्य सरकार इस संबंध में प्रभावी नीतियां बनाए और राज्य के विकास हेतु ईमानदारी से प्रयास करे। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान ही राज्य अथवा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर जिस राज्य का जितना अधिक मजबूत होगा, वह राज्य विकास प्रक्रिया में उतना ही मजबूत माना जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की जीएसडीपी में तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक आपने अध्ययन किया और इससे संबंधित आपने विभिन्न पक्षों को समझा। अब हम देखेंगे कि वर्तमान राजस्थान की जीएसडीपी क्या है। स्थिर कीमत पर, कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर इस हेतु आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया है। यानी भारत में और राज्यों में जब जीडीपी अथवा जीएसडीपी का अनुमान लगाया जाता है, तब इसके लिए एक आधार वर्ष बनाया जाता है, बेस ईयर। सबसे पहला आधार वर्ष भारत में 1948-49 बनाया गया था। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नया आधार वर्ष बनाए जाने की परंपरा है, यद्यपि इसे बार बार बीच में ब्रेक किया गया है। जैसे पिछला आधार वर्ष 2004-05 था और अब वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 माना गया है। इसका अर्थ ये 10 वर्ष से पहले ही बदल दिया, क्योंकि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिस समय देश की अर्थव्यवस्था शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ रही हो, किसी भी प्रकार की विध्वंसक गतिविधियां घटित नहीं हुई हो, देश पर आक्रमण नहीं हुआ हो, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी घटनाएं घटित ना हुई हो, अकाल जैसी घटनाएं उस समय घटित ना हुई हो और देश के सभी भागों में चहुं ओर शांति और प्रगति का वातावरण हो, उसे हम आधार वर्ष या बेस ईयर के रूप में निर्धारित करते हैं। और आधार वर्ष पर जब हम आय का या घरेलू आय का आकलन करते हैं, तब उससे हमें वास्तविक स्थिति का पता लगता है। जैसे राजस्थान की जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 स्थिर कीमत पर 5,82,642 करोड़ रुपए है। यानी ये जो जीएसडीपी बताया गया 2016-17 में, यह 2011-12 की कीमत से कंपेयर करके बताया गया है। इसी प्रकार 2016-17 के करंट प्राइस पर, जिसे 2011-12 के आधार वर्ष से कंपेयर नहीं किया गया है, एक्चुअली जो 2016-17 में राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्पादन हुआ वो है 7,49,692 करोड़ रुपए। और जब हम इसको आधार वर्ष
2011-12 से कंपेयर करेंगे तब यह स्थिर कीमत पर घट करके 5,82,642 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2011-12 में राजस्थान की जीएसडीपी थी। तब हम वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि 2011-12 में जितनी जीएसडीपी थी 2016-17 में कितने गुना बढ़ी, और इससे हम राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा एवं दशा को तय कर सकते हैं। इसी प्रकार आधार वर्ष पर जीएसडीपी का आकलन करने से एक लाभ यह होता है कि इससे मूल्यों में वृद्धि अथवा कीमतों में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचा जा सकता है, क्योंकि 2011-12 में जितना उत्पादन हुआ था 2016-17 में उत्पादन कितना हुआ ये हम देख सकते हैं। और 2011-12 में यदि 1 किलोग्राम अनाज की कीमत 12 रुपए थी और 2016-17 में 1 किलोग्राम अनाज की कीमत 15 रुपए है, तब ये कीमत प्रभाव हुआ, मुद्रास्फीति हुई, और ये नकली प्रभाव है। यानी अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी हमेशा मात्रा की दृष्टि से बढ़नी चाहिए, कीमत की दृष्टि से नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए हम कीमत के प्रभाव को या महंगाई दर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए, उसे खारिज करने के लिए इस जीएसडीपी को पिछले आधार वर्ष से तुलना कर लेते हैं, और ऐसा करने से हमको ये पता लग जाता है कि वास्तव में उत्पादन कितना बढ़ा और कीमतों में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सेट कर लेना इसको। अब इसका अगला पार्ट है राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इन राजस्थान। तो 2016-17 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर यानी फिक्स्ड प्राइस पर बताई गई है 69,730 रुपए सालाना वार्षिक। राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष में 69,730 रुपए की इनकम होती है स्थिर कीमत पर आधार वर्ष से तुलना करने पर, और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है 5.11% की। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएएस प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दिखाई गई है 6.71%। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीएसडीपी में वृद्धि 2015-16 की तुलना में 2016-17 में 6.71% है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 5.11% हुई है। ऐसे क्वेश्चन पिछले वर्षों में प्री परीक्षा में पूछे गए हैं। एक तो जीएसडीपी का आकार और प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी हुई, कमी तो हुई नहीं है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है। दूसरा है इसमें चालू कीमत पर, करंट प्राइस पर या प्रचलित वर्ष में 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में 90,447 रुपए सालाना वार्षिक है, और यह पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में 9.87% की वृद्धि को दर्शाती है। यानी राजस्थान में चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ज्यादा है। इस प्रकार की लाइन प्री परीक्षा में पूछी जा सकती है। चूंकि आरएएस का एग्जाम का स्टैंडर्ड आईएएस का जैसा नहीं बनाया जाता, अदरवाइज जीडीपी वाला चैप्टर हमने आईएएस में भी डिस्कस किया है, वहां पर कितने बारीक क्वेश्चंस आईएएस प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको हिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सब लिख दिया है, समझ जाएंगे। अगर आरपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इस तरीके से टैकल कर लेंगे। अब एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी हमने भारत की जीडीपी पर जो डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, तो आपको बताया था जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालते हैं, सकल घरेलू आय से शुद्ध घरेलू आय कैसे निकाली जाती है। तो शुद्ध घरेलू आय निकालने के लिए
सकल घरेलू आय में से मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन, जिसे कॉस्ट लागत अथवा उत्पादन प्रक्रिया में हुए खर्च को कहा जाता है, इसको घटा देते हैं। यानी जीडीपी में से अगर आप मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन को घटा देंगे तब हमें एनडीपी शुद्ध घरेलू आय मिल जाती है। इसी प्रकार राज्य के संदर्भ में एनएसडीपी ज्ञात करने के लिए जीएसडीपी में से मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन को घटा दीजिए। मूल्य ह्रास का अर्थ क्या है? यानी राजस्थान के तीनों क्षेत्रों से, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों से उत्पादन जो हुआ, उस उत्पादन प्रक्रिया में जो भी लागत आई, जो खर्च आपका हुआ, अगर हम उस खर्च को टोटल जीडीपी में से, जीएसडीपी में से घटा देंगे तब हमको शुद्ध एनएसडीपी या शुद्ध राज्य की घरेलू आय प्राप्त हो जाएगी, जिसे दो डेटा के रूप में बताया गया है। स्थिर कीमत पर राजस्थान की एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू आय 5,17,815 करोड़ रुपए है, और चालू कीमत पर, प्रचलित कीमत पर या करंट प्राइस पर एनएसडीपी अथवा शुद्ध राज्य घरेलू आय 6,71,659 करोड़ रुपए है। तो इस टॉपिक से संबंधित ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में भी इनको व्यक्त किया जा चुका है पहले से ही। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा गया तब एक क्वेश्चन इस चैप्टर से किसी ना किसी रूप में आना चाहिए। जितना भी हमने डिस्कशन किया है यही डिस्कशन है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सब कॉन्सेप्ट वाइज है इसमें कि प्राइमरी सेक्टर की पोजीशन राजस्थान में स्ट्रांग बनी हुई है, जो गलत है। टर्सरी सेक्टरों को और स्ट्रांग होना चाहिए। इस संबंध में कौन से फैक्टर्स उत्तरदायी माने जा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट की बात है जो भी हमने डिस्कस की है, उसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम अगले पार्ट पर डिस्कस करेंगे राजस्थान में बोली एवं भाषा का स्वरूप। तो राजस्थान की कल्चर से, संस्कृति से हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, किंतु इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को आधा ही कवर करेंगे और इसका आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और इस टॉपिक से प्री मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो राजस्थानी बोली एवं भाषा, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की भाषा क्या है और राजस्थान की भाषा के संबंध में ऐतिहासिक रूप से किन किन विद्वानों ने अपने अपने स्टेटमेंट व्यक्त किए हैं, या ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहाँ हुआ है और किन किन विद्वानों ने किया है। सबसे पहले राजस्थानी भाषा को मरु भाषा के रूप में जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में अपने ग्रंथ कुबलय माला में व्यक्त किया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। कुबलय माला ग्रंथ जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने जालौर जिले में रहकर लिखा। उनका संबंध जालौर जिले से ही है और 8वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ कुबलय माला में लिख रहे हैं कि राजस्थान की भाषा मरु भाषा थी, और 16वीं शताब्दी में राजस्थान की भाषा के बारे में अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईनी अकबरी में उसे मारवाड़ी भाषा के रूप में व्यक्त किया है। यानी राजस्थानी भाषा को उन्होंने मारवाड़ी भाषा कहा है। इसी प्रकार 1912 में आयरलैंड के अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने राजस्थानी भाषा और संस्कृति पर काफी अच्छा वर्क किया है, उन्होंने अपने ग्रंथ, अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम से व्यक्त किया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उद्योतन सूरी ने मरु भाषा कहा है और अबुल फजल ने इसे मारवाड़ी कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के विद्वान हैं और ये विलियम जोन्स की संस्था
बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी में कार्य करते थे और वहीं पर रहकर इन्होंने भारत की संस्कृति के संबंध में रिसर्च किया है। फिर कुछ समय इन्होंने राजस्थान में अनुसंधान संबंधी कार्यों पर व्यय किया और उसी प्रक्रिया में इन्होंने राजस्थान की भाषा संस्कृति के बारे में काफी डिटेल में अपना डिस्क्रिप्शन व्यक्त किया है और उसके आधार पर राजस्थानी भाषा संस्कृति का एक वैज्ञानिक चित्र खींचने में हमको आसानी हुई है। अगला पार्ट है कि राजस्थान की बोली एवं भाषा के संबंध में सोर्स क्या है, जानकारी का सोर्स, कहां से हमें भाषा एवं लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में अभिलेख एवं सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन अथवा एपिग्राफिक एविडेंस और कोइंस सिक्के यानी राजस्थान में सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं उनमें से एक अभिलेख है भाब्रू या विराटनगर का अभिलेख जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और यह अभिलेख एक शिलालेख है, यानी विराटनगर में यह चट्टान पर खुदवाया गया है मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा। और इस अभिलेख में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और इस अभिलेख से हमें राजस्थान की भाषा और लिपि के बारे में सीमित जानकारी मिलती है, क्योंकि वर्तमान में भाब्रू एवं विराटनगर क्षेत्र राजस्थान का अभिन्न अंग है। इसके बाद चित्तौड़ में नागरी का अभिलेख प्राप्त हुआ और उस अभिलेख में संस्कृत भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है और उस अभिलेख की तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। और इसके बाद राजस्थान में विभिन्न अभिलेख प्राप्त हुए और सिक्के प्राप्त हुए जिन पर संस्कृत भाषा और लिपि, प्राकृत भाषा और लिपि, ब्राह्मी लिपि और अन्य भाषा एवं लिपियों का व्यापक रूप में उल्लेख हुआ है और उसके आधार पर ही हमने राजस्थान में विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। और इस संबंध में महत्वपूर्ण है कुटिल लिपि अथवा विकटाक्षर लिपि। बहुत पहले आरएस प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है, राजस्थान में कुटिल लिपि का आरंभ कब हुआ, कब से लेकर कहां तक, कुटिल लिपि क्या है। कुटिल लिपि को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस लिपि में स्वर और मात्राएं तथा अक्षर काफी जटिल रूप में बनाए गए। बहुत जटिल प्रकृति है अक्षरों की, मात्राओं की, समझने में उनको काफी दिक्कत होती है, इसलिए उसके आधार पर इसको कुटिल, कॉम्प्लेक्स अथवा जटिल लिपि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसे विकटाक्षर लिपि भी कहते हैं क्योंकि इसके अक्षर संकेत विकट, भयंकर और कठिन स्वरूप वाले हैं। और कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि, गुप्त काल में जो गुप्त संवत आरंभ हुआ और उसके आधार पर जो गुप्ता स्क्रिप्ट आरंभ हुई, उसके बाद ही कुटिल लिपि विकसित हुई। तो कुटिल लिपि 6ठी शताब्दी ईस्वी में आरंभ हुई और 9वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका राजस्थान के अभिलेखों में, सिक्कों पर व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बाद कुटिल लिपि अन्य लिपियों के साथ मिश्रित हो गई, तब इसका प्रयोग राजस्थान में हमको दिखाई नहीं देता है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये बहुत समय पहले आरएस परीक्षा में पूछा गया है, 15-1 साल पहले जब परीक्षा हुई थी, और अब ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब इस लिपि के आधार पर हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ और उसका समय क्या है। राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेन का अर्थ क्या है? यह शब्द सूरसेन से बना है। सूरसेन प्राचीन काल में एक महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसे सौरसेनी भाषा कहा जाता था और वही भाषा आगे जाकर के राजस्थान एवं मध्य भारत में प्रचलित हुई और उस भाषा के साथ
राजस्थान की विभिन्न भाषाएं भी मिश्रित हो गई और उससे बनी शौरसेनी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश मतलब करप्ट लैंग्वेज, करप्ट यानी ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से बनी हो, उसे अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। तो राजस्थान की भाषा अपभ्रंश भाषा है जिसका विकास शौरसेनी से हुआ है, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न जो बोलियां हैं उनमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भाषा बोलियों का पुट अथवा भाव पाया जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान की कोई भी आधिकारिक भाषा वर्तमान समय तक नहीं बनी है। अगला पार्ट है कि यदि राजस्थानी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तब राजस्थानी भाषा ने स्वतंत्र स्थिति कब से प्राप्त की। कुछ विद्वान मानते हैं कि आरंभ में 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में बनी रही और 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसका अपभ्रंश से संबंध छूट गया या विच्छेद हो गया और अब इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव आरंभ हुआ। यानी 13वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश का प्रभाव कम हो गया और गुजराती भाषा का प्रभाव इस पर आरंभ हो गया। 16वीं शताब्दी तक ऐसी स्थिति बनी रही। 16वीं शताब्दी के बाद यानी 18वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। इस प्रकार राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी के बाद हुआ है। 18वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा में कुछ आधुनिक भाषाओं की शब्दावली प्रवेश कर गई और इससे राजस्थानी भाषा का स्वरूप आधुनिक संदर्भों में काफी बदल गया। किंतु दुख की बात यह है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं को राजकीय भाषा या शासकीय भाषा अथवा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। यानी राजस्थान एक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन राजस्थान की कोई आधिकारिक भाषा अभी तक नहीं बनी है। आधिकारिक भाषा है, राजकीय भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जिसमें उस राज्य का प्रशासन किया जाए, उस भाषा में राजस्थान राज्य की किताबें छपती हो, पढ़ाई होती हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। राजस्थान का समस्त प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी या हिंदी में होता है और किताबें भी अंग्रेजी हिंदी में चलती हैं, जबकि अंग्रेजी और हिंदी राजस्थान की भाषा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं उनमें राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है और राजस्थानी भाषा को उसमें शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मारवाड़ी और मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती, डूनाडी और अहीरवाटी, इन सभी भाषा में मतभेद बना हुआ है कि राजस्थान की आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा किसको बनाया जाए। तो ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि इनमें से राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा का दर्जा किसे मिलेगा। अब हम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा बताए गए वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों को स्पष्ट करेंगे। यहाँ से प्री परीक्षा में क्वेश्चन आता है और आरएएस मुख्य परीक्षा में जो 15 शब्द के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 अंक वाले, वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, भागों में जो बोलियां बोली जाती हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे और याद कर लेंगे। मारवाड़ की बोलियां कौन सी हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में वो बोली जाती हैं। तो मारवाड़ी की बोलियां हैं, पहली मेवाड़ी। मेवाड़ी स्वतंत्र बोली नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये मारवाड़ की ही बोली है। फिर शेखावाटी इसी की एक बोली है। इसके बाद देवड़ापाड़ी, देवड़ापाड़ी जो सिरोही जिले में बोली जाती है। गौडवाड़ी जो पाली जिले में बोली जाती है। इसके बाद बीकानेर में बोली जाने वाली ठटकी एवं थली तथा बीकानेरी बोली और भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली खैराडी
एवं माल खेराडी आदि बोलियां ये मारवाड़ की उपबोलियां हैं। तो इनको आप ध्यान से याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करो। देवड़ापाड़ी सिरोही में, गौड़वाड़ी पाली में, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में, नागौरी नागौर वाले क्षेत्र में, ठटकी और थली उत्तरी बीकानेर वाले क्षेत्र में, खैराडी और माल खैराडी ये भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मेवाड़ क्षेत्र में। ध्यान रखना, मेवाड़ी बोली स्वतंत्र बोली नहीं है, ये मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। इसी प्रकार ढूंढाड़ क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र की बोलियों में शामिल हैं अजमेरी और हाड़ौती तथा तोराबाटी। तोराबाटी जो उत्तरी जयपुर और सीकर एवं झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है तोराबाटी। राजाबाटी जो पूर्वी जयपुर के भाग में बोली जाती है। फिर काठेड़ी, काठेड़ी जो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। और चौरासी जो जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। तो ये ढूंढाड़ी क्षेत्र की उपबोलियां हैं, ध्यान रखेंगे। तोराबाटी, राजाबाटी, काठेड़ी, चौरासी और अजमेरी तथा हाड़ौती। इसी प्रकार से एक बोली और है जो ढूंढाड़ की उपबोली है, नागरचोल जो जयपुर के पूर्वी हिस्से में और माधोपुर के कुछ रीजन में यह बोली बोली जाती है, नागरचोल। तो ढूंढाड़ क्षेत्र की उपबोलियां हो गई। फिर है निमाड़ी एवं रागड़ी। निमाड़ी एवं रागड़ी, पहले समझिए मालवी को। मालवा के पठार पर जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं मालवी। और मालवी बोली किससे बनी है? ये बनी है ढूंढाड़ी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा जा चुका है। मालवी बोली बनी है ढूंढाड़ी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से। और इसी मालवा के पठार पर दूसरी बोली बोली जाती है रागड़ी। और रागड़ी बनी है किससे? मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से। मारवाड़ी एवं मालवी, मालवा के पठार बोली जाती है, इन दोनों के मिश्रण से बनी है रागड़ी बोली। और निमाड़ी, निमाड़ी बोली ये मेवाड़ क्षेत्र के दक्षिणी रीजन में या राजस्थान के दक्षिणी भागों में बोली जाती है। इसी प्रकार अहीरवाटी, मेवाती और बागड़ी बोली। अहीरवाटी जो बोली है ये जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र, अलवर का बहरोड हो गया और हरियाणा का कुछ हिस्सा इसमें शामिल होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हीरवाल अथवा हीरवाटी कहा जाता है, क्योंकि यह आभीर जाति का क्षेत्र है। और आभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण ही इसे अहीरवाटी बोली का क्षेत्र भी कहा जाता है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में मेव मुस्लिम समुदाय के द्वारा बोली जाती है। और बागड़ी राजस्थान में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है और वहां पर बागड़ी बोली का प्रचलन है। इस प्रकार राजस्थान की बोली एवं भाषा से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हमने आपके साथ डिस्कस की। इसको आप लाइन टू लाइन सुनेंगे और याद कर लेंगे। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। कुटिल लिपि और विकटाक्षर लिपि को अच्छे से देखकर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 साल पहले पूछा गया था और अब ये रिपीट होने की स्थिति में है। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा वीडियो लेक्चर था। इंडिया जीके और राजस्थान जीके को हमने इसमें शामिल किया। अब हम शीघ्र ही आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भारत का संविधान, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जनरल साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के काफी सारे टॉपिक शामिल करेंगे। और जब ये तीनों वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, आप इनको सुन लेंगे और आपका लगभग 5% सिलेबस कवर हो जाएगा।
जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर हम इस पढ़े हुए के आधार पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे और उस टेस्ट सीरीज से आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से जितना आपको पढ़ाया आपको उसमें से कितना याद हुआ। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज हम बनाएंगे वो ओरिजिनल टेस्ट सीरीज रहेगी और उसके क्वेश्चंस में से आरएएस प्री परीक्षा में काफी क्वेश्चंस के टकराने की संभावना बनेगी। क्योंकि इस बार हमने आईएएस प्री परीक्षा जो 18 जून 2017 को हुई थी उससे 3 महीने पहले ही हमने YouTube पर काम करना शुरू किया था और केवल करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया था और हमने इतने सिस्टमेटिक तरीके से करंट अफेयर्स पर वर्क किया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। और हमारे वाले करंट अफेयर्स में से 18 से 19 क्वेश्चन आरएएस प्री परीक्षा में टकराए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर किसी कोचिंग से या किसी सिलेबस से एग्जाम में आ जाते हैं तब इसे बहुत बड़ा उपलब्धि अचीवमेंट माना जाता है। इसलिए आप इन तीनों वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन लेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। इसी पर आधारित बहुत टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए बनाई जाएगी और उससे आपको लग जाएगा आपका लेवल कि आरएएस प्री परीक्षा को क्रैक करने की स्थिति में आप हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।